एंड ऐसा कुछ है, पंकज ने मुझे जो है व्हाट्सएप किया है। 1 मिनट के लिए मैं जरा यूनिट देखता हूं। पंकज, हाँ, एक सेकेंड पंकज। तो देखिए, आप लोगों से पिछली कक्षा में हमने बात किया था, इस पेपर का नाम साइकोलॉजी से संबंधित है, लेकिन इसमें जो है 4 यूनिट जो पंकज ने मुझे व्हाट्सएप किया है। पहली यूनिट है साइकोलॉजी एंड थ्योरी ऑफ लर्निंग, दूसरी यूनिट है नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, और तीसरा यूनिट है मेजर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, और चौथा है कॉग्निशन एंड इंटेलिजेंस। ये 4 इकाइयां हैं, 4 यूनिट है, जिसको जो है हम बोलते हैं यूनिट या इकाइयां। मैंने शुरू की जो बातचीत आपसे हुई उस समय मैंने आपसे चर्चा की थी कि हम कोई भी विषय क्यों पढ़ते हैं, और उस विषय को पाठ्यक्रम में रखने का क्या उद्देश्य होता है। ये सारी बातें हमने की थी। और साइकोलॉजी क्या करती है, उसका कार्य क्या है, या एजुकेशन साइकोलॉजी क्या करती है, उसका कार्य क्या है। तो इस तरह से हमने बहुत सारी बातें आप लोगों के समक्ष रखी थी। अब आती है कि आपके यूनिट में क्या है। आपके यूनिट में पहला जो टॉपिक है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, नेचर, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप। दूसरा जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड मेथड ऑफ डीलिंग विद डिफरेंसेस, एंड तीसरा जो है इसमें इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद द डिसेबल्ड, एंड 1.4 थ्योरी ऑफ लर्निंग डिफरेंट व्यूज, जिसमें आपका बिहेवियरल व्यू है, सोशल व्यू है, कॉग्निटिव व्यू है। उसके बाद रोल ऑफ टीचर एंड टीचर लर्नर इन डिफरेंट टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस, लर्निंग इन कंस्ट्रक्ट विजिट पर्सपेक्टिव। ये जो है आपकी पहली इकाई के कुछ टॉपिक हैं। जैसे पहली इकाई का टॉपिक पहला क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी, इंपॉर्टेंस, स्कोप, नेचर, यानी मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, उसकी प्रकृति, उसका महत्व, उसका क्षेत्र, ये पहला यूनिट है। दूसरा है एजुकेशन साइकोलॉजी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड मेथड ऑफ डीलिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एंड उसके बाद जो है इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबल्ड एंड थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो इस पूरी चर्चा, यानी आज जो हम लोग बात करेंगे, इसमें पहली यूनिट में जो विषय है उस पे हम बात करेंगे। पहली यूनिट में एक जो तीसरा सब टॉपिक है, जैसा कि आपके सिलेबस में जो दे रखा है, लर्निंग एंड लर्निंग थ्योरी, इस पे हम आज बात नहीं करेंगे। तो हम बात किस पे करेंगे, हम आज बात करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी पे। हमने उस दिन 1 घंटे बात किया था, लेकिन रिकैप्चुलेट करने के लिए 5 मिनट हम पुनः उस पे बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे, एंड हाउ टू डील विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लासरूम, सेकेंड। एंड थर्ड हम बात करेंगे कि व्हाट इज द बैरियर ऑफ लर्निंग एंड हाउ टू deal effectively with the barrier of learning with reference to particularly disabled children, यानी how to deal barrier, उन बाधाओं को कैसे डील करेंगे जब किसी विशेष संदर्भ में, यानी वो विशेष संदर्भ क्या है, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके साथ हम कैसे उसको डील करेंगे। तो इस तरह से 3-4 बातें हम आपसे करेंगे। पहली बात, जिसमें मैंने कहा कि आपके सिलेबस में ही पहली यूनिट दे रखा है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। दूसरी बात,
एजुकेशनल साइकोलॉजी के बहुत सारे सब टॉपिक हैं। तीसरी बात इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे ओवरकम करेंगे। और चौथी बात लर्निंग, जो डिफरेंट बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनकी लर्निंग में क्या बैरियर्स हैं और उनको कैसे डील करेंगे। तो ये पहली यूनिट के 3-4 जो टॉपिक हैं आपके, वो कवर हो जाएंगे लर्निंग और थ्योरी ऑफ लर्निंग को छोड़ करके। कल की क्लास में हम बात करेंगे कि जो है थ्योरी और डिफरेंट लर्निंग जो स्कूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज बात करते हैं एजुकेशन की। 40 लोग जुड़ चुके हैं। मैंने कहा था कि आप लोग पढ़ करके आएंगे, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट बहुत जल्दी करेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। रिकैप्चुलेट इन द सेंस, जैसे आप सभी डीएलएड के विद्यार्थी हैं और रिकैप्चुलेट वही करना है जो मैंने पहली क्लास में मैंने ये बात कही थी कि मनोविज्ञान क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर है, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मैं यहीं से शुरू करता हूं। और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? इट्स एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू डील विद एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शैक्षिक जो शैक्षिक समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए प्रयोग। इसलिए मैं बिल्कुल एक एक लाइन में आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि साइकोलॉजी पे उस दिन हमने बहुत सारी बातें की थी और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि आप पढ़ करके आएंगे कि इसके स्कूल्स कहाँ से जो है शुरू हुआ, मनोविज्ञान कहाँ से शुरू हुआ। तो मैंने उसके स्टेप्स और चरण भी बताए थे, क्यों रिजेक्ट किया गया ये भी बताए, आत्मा को क्यों नहीं माना गया, फिर चेतना को क्यों नहीं माना गया, मन को क्यों नहीं माना गया, व्यवहार आया, व्यवहार में फिर वैज्ञानिकता जोड़ी गई। तो इस तरह से हमने मनोविज्ञान को जाना और फाइनली यह निर्णय ले लिया कि मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसे हम मनोविज्ञान कहते हैं, जिसमें मानवीय जो व्यवहार हैं उनका अध्ययन, चाहे वो नेचुरल सेटिंग में हो और चाहे वो आर्टिफिशियल सेटिंग हो, उसमें किया जाता है, जिसके लिए बहुत सारी विधियां उपलब्ध हैं। एक मनोवैज्ञानिक इन विधियों का प्रयोग करके व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। ये हो गया मनोविज्ञान। दूसरी बात शिक्षा की आती है। अब उन व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करके जो सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं, उन सिद्धांतों को शिक्षा में इस उद्देश्य से प्रयोग करना ताकि किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके, मॉडिफिकेशन किया जा सके। जब इस तरह की परिस्थिति आती है तो हम उसको एजुकेशन साइकोलॉजी कहते हैं। हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? अजय कुमार, गुड आफ्टरनून सर, बताइए मैंने क्या बात की अभी? यस सर, आ रहा है। क्या नाम है आपका जो बोल रहे हैं? सर शालिनी। शालिनी, मैंने क्या बात किया अभी? सर आपने बताया पहले मनोविज्ञान क्या होता है, कि मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। फिर आपने बताया मनोविज्ञान तो जब व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उससे जो सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं, जब हम किसी व्यक्ति की शिक्षा में उन सिद्धांतों का प्रयोग करके उसके व्यवहार को परिवर्तित करते हैं, तो उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। शालिनी, आपको बहुत बहुत बधाई अक्षर सा जो है प्रत्युत्तर देने के लिए। इसको बोलते हैं रिकॉल, ठीक है ना? यही जो है रिकॉल जो आपने किया है, जो रिकॉल का मतलब होता है जो मैंने जैसा बोला वैसा ही आपने मुझे प्रत्युत्तर दिया, यह भी एक व्यवहार है। और इस व्यवहार को किस श्रेणी में रखेंगे, इस व्यवहार को किस श्रेणी में, मैंने कहा था ना, व्यवहार भी जब जिस परिस्थिति में, जिस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो व्यवहार भी बदलता है और उसका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे ही मैंने रिकॉल की बात की तो 3 तरह के व्यवहार की बात आएगी। मैंने कहा कि आप अपने आप से प्रश्न पूछिए कि यह विषय आप क्यों पढ़ते हैं, मनोविज्ञान क्यों रखा गया,
यह पाठ्यक्रम में और हमारे पढ़ने का क्या उद्देश्य है, तो आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर और सरलता मिलेगी समझने में विषय वस्तु को। तो जैसे मैंने कहा रिकॉल, अब आप सोचते सर ने ये क्या बोला रिकॉल, ये व्यवहार का प्रकार है ये। इसीलिए आपने कभी सुना होगा, किसी सुना है आप लोगों ने ब्लूम्स का नाम सुना है बच्चे? कोई एक ब्लूम्स का नाम सुना है? नो सर। चलिए, ब्लूम्स एक एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षा शास्त्री हैं। जो लोग सुने भी होंगे कुछ जो है नहीं बोलेंगे, यह आगे वाला विषय होगा, वो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो ब्लूम्स एक एजुकेशनिस्ट थे, उनकी एक किताब आई थी 1956 के आसपास, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, व्यवहार परक विज्ञानों में शैक्षिक उद्देश्यों की शब्दावली। तो उन्होंने बताया था कि मनुष्य के जो शैक्षिक व्यवहार होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जिसका प्रशिक्षण आपके शिक्षक आपको देंगे। उन्होंने मानवीय व्यवहार को 3 पक्षों में वर्गीकृत किया था। यह तीनों पक्ष इसलिए कि मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान में इन तीनों पक्षों को परिमार्जन करने का कार्य किया जाता है। और वो पक्ष थे कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, जिसको बोलते हैं संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोक्रियात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक व्यवहार, भावात्मक व्यवहार और मनोक्रियात्मक व्यवहार, ये तीनों व्यवहार व्यक्ति के अंदर अधिगम के द्वारा परिवर्तित होते हैं या परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। इस तरह से बात आई कि ये एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करती है। बात आती है कि सिग्निफिकेंस क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का, उसका महत्व क्या है, क्योंकि आपकी इकाई का पहला टॉपिक यही है। इसको 5 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। तो मैंने मनोविज्ञान का अर्थ और शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ पुनः आपको बताया। अब मैं यह बात करने वाला हूं कि शिक्षा मनोविज्ञान की सार्थकता क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है। कौन बताएगा विद्यार्थियों में? मैं इस पूरी कक्षा को जो है अंतःक्रिया बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप डीएलएड के विद्यार्थी हैं, और अदरवाइज तो फिर वो एक वे शुरू करिए और जो है समाप्त कर दीजिए। तो इसमें सोनम है, सोनम बताइए। सर, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थी तथा सीखने और शिक्षा की क्रियाओं से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान। सोनम बोल रही हैं? यस सर। सोनम, मैं पूछ रहा हूं इसका महत्व, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस। यस सर। सब जानते हैं। हाँ, मनोविज्ञान का अध्ययन करके हम किसी भी, जैसे कि हमको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो उसकी हम कैपेसिटी को जान सकते हैं कि कैसे हमें अपनी बातों को उस तक पहुंचाना है, किस सरलतम से सरलतम भाषा में उसको समझाना है। उसकी क्षमता को जान सकते हैं कि हाँ वो कितना बच्चा कितना छोटा है तो उसको कैसे पढ़ाना है, कितना बड़ा है तो कैसे पढ़ाना है। आई थिंक सर ऐसे ही कुछ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सोनम, यही है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, यही है। कोई और बोलना चाह रहा है? सर, सोनम, हाँ। बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर उसका समुचित मार्गदर्शन किया जा सकता है शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा, और छात्र छात्राओं की क्षमताओं को ध्यान में रखकर उसको शिक्षा प्रदान की जा सकती है। उपयुक्त शैक्षिक वातावरण प्रदान किया जा सकता है। बिल्कुल। और शालिनी, चलिए, आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया। मेरी आवाज क्लियर है ना? चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि सिग्निफिकेंस क्या है,
किसका सिग्निफिकेंस बात कर रहा था मैं? शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान का। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो सिग्निफिकेंस है, जैसा सोनम ने बताया कि हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी, यानी देखिए जो भी किताबों में लिखा है, जब आप सोचेंगे उसकी विषय वस्तु को, किसकी? शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है, क्या क्या उसकी विषय वस्तु में पढ़ाया जाता है, तो आपको उसके सिग्निफिकेंस का पता चलेगा, आपको उसके महत्व का पता चलेगा। यानी उसका महत्व यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान हमें यह बताता है कि हम जाने कि हमारा जो विद्यार्थी है वो कौन है। यानी ये किसी बच्चे ने लिखा है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, या व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा है जो शिक्षण एवं श्वेता रस्तोगी लिखती हैं, सुधारने में प्रयासरत है। बहुत अच्छा श्वेता। हम बात कर रहे थे कि इसकी सार्थकता जैसे देखो, सब लोग आप सोचे सार्थकता का मतलब महत्व, वह व्यक्ति, वह विषय वस्तु क्यों इंपॉर्टेंस है? वह व्यक्ति या विषय वस्तु इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह हमें यह बताता है कि हमारे विद्यार्थी कौन है। इसका मतलब यह है कि अगर हम एक लाइन में कहें, यानी नो अबाउट योर लर्नर, याद होगा आपको पिछली कक्षा में मैंने बोला था, दो ही तरह की मदद करता है, एक हेल्प टू द टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और दूसरा नो अबाउट योर स्टूडेंट्स। तो इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह विद्यार्थियों को अवगत कराता है, विद्यार्थियों की क्षमताओं से शिक्षकों को अवगत कराता है, सिर्फ क्षमताओं से ही नहीं। आप सोचिए, सिनारियो एक लीजिए, एक कक्षा में शिक्षक जाता है और वहां पे 20 विद्यार्थी हैं, और सभी विद्यार्थी क्या एक ही उम्र के होंगे? क्या एक ही क्षमता के होंगे? क्या सभी के लिए एक शिक्षण विधि काम करेगी? क्या सभी के लिए एक तरह के संसाधनों का प्रयोग किया जाएगा? रुचि, नो सर। तो आप सोचिए, जब हमको यह पता है कि नहीं किया जाएगा, तो मनोविज्ञान ही सुझाव देगा कि आप किस तरह की विधि का प्रयोग करेंगे और किस विद्यार्थी की बुद्धि कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है, उसकी योग्यता कितनी है, वह किस विधि से पढ़ना चाहता है, उसके लिए किस तरह के संसाधन को उपलब्ध कराया जाए, उसके लिए किस तरह की शिक्षण प्रविधियों का निर्माण किया जाए, किस तरह से वातावरण बनाया जाए, यह शिक्षा मनोविज्ञान ही बताता है। यानी आप यह जान गए कि शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व कहां पर है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आप उसको पॉइंट वाइज देखिए, मैं तो सिर्फ जैसे एक पॉइंट पकड़िए, उस पर घंटों बात हो सकती है, लेकिन जानना यह है कि आप कैसे समझते हैं। मैंने आपको पहली कक्षा में कहा था कि आप सिर्फ ये जानिए कि शिक्षण का मतलब एक बिजली के पोल से दूसरे बिजली, पहला बिजली का जो पोल है वो शिक्षक है और दूसरा बिजली का पोल जो है वो विद्यार्थी है। इन दोनों के बीच में जो भी संवाद होगा, वह संवाद पहले बिजली के पोल से दूसरे बिजली के पोल तक और दूसरे बिजली के पोल से प्रथम बिजली के पोल तक अगर संप्रेषण नहीं पहुंचता है तो वो संवाद सफल नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से हमें किसी भी तरह से पहुंचना है विद्यार्थी के पास, और उस पहुंचने में शिक्षा मनोविज्ञान हमारी मदद करता है विभिन्न विधियों के माध्यम से, विभिन्न मनोविज्ञान के सिद्धांतों के ज्ञान के माध्यम से, चाहे वो शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, चाहे अधिगम सिद्धांतों का ज्ञान हो, चाहे व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान हो, चाहे संसाधनों का ज्ञान हो, चाहे इंस्ट्रक्शन देने के तरीकों का ज्ञान हो, चाहे अनुसंधान करने का ज्ञान हो, चाहे काउंसलिंग करने का ज्ञान हो, चाहे रिमीडियल टीचिंग करने का हो, चाहे बच्चे की पहचान करने की बात हो। तो इस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान की सार्थकता शिक्षा में और महत्वपूर्ण है। इवन यहां तक कहा जाता है कि शिक्षा में जो कुछ भी हम परिवर्तन करना चाहते हैं, बिना मनोविज्ञान की अनुमति के शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। दोनों के संबंधों का विश्लेषण करेंगे तो शिक्षा ये कहती है कि व्यक्ति के व्यवहार का परिमार्जन ही शिक्षा है, और परिमार्जन तो तब होगा जब व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होगा। तो इसलिए परिमार्जन करने के लिए व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन आवश्यक है।
तो इस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान और उसका महत्व, ये बातें हमने आपसे की। इसके बाद आता है कि इसके क्षेत्र क्या है। अब क्या होता है इसको सब्जेक्ट मैटर, मैंने पहले भी किया था, इसलिए मैं इसको 5 मिनट में समाप्त फिर करूंगा। इसके बाद अगले टॉपिक पे हम लोग बढ़ेंगे। तो क्या है इसका स्कोप, अगर आप इसके क्षेत्र का विश्लेषण करें तो क्या क्या होगा, विद्यार्थी कौन बताएगा? सीतू, सीतू क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, मधु, आरती यादव, सर आरती क्या नाम है? या आरती, सर यह भी एक तरीका है जो मैं आपके साथ प्रयोग, हाँ बोलो। सर शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र आनुवांशिकता हो गया, वातावरण हो गया, और हाँ हो गया, हाँ हो गया, पाठ्यक्रम हो गया, और वेतन का मूल्यांकन हो गया। सर यही क्षेत्र है सब। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शालिनी क्या नाम है? आरती, आरती, चलिए बहुत अच्छा। तो ये, हाँ, ये सब जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं। अब चूंकि व्यवहार कहाँ पे होता है? लर्निंग। जब आप अधिगम को पढ़ेंगे तो उसकी एक परिभाषा दी जाती है कि लर्निंग इज ए परमानेंट चेंज ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग विद कंडीशन, यानी अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है निम्न शर्तों के साथ, यह एक परिभाषा दी जाती है। अब मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, शिक्षा व्यवहार में परिमार्जन की बात करती है। तो इस सारे जो इसके सब्जेक्ट होंगे वो इसके स्कोप होंगे। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ कंटेंट से है, विषय से है। अब क्या क्या होगा, जैसे किसका है, मतलब लर्नर। अब एक अधिगम करता है, अगर वो इसके क्षेत्र में आता है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, तो अधिगम करता यानी लर्नर, क्या क्या वो उसके एस्पेक्ट को हम लर्नर के एस्पेक्ट को एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। वो सारे एस्पेक्ट जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्कोप को कंसिस्ट करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इसको दूसरी तरीके से बता रहा हूं कि अगर अधिगमकर्ता को मान लिया हमने कि अधिगमकर्ता मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है, तो अधिगमकर्ता से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होंगे वो सारे एस्पेक्ट शिक्षा मनोविज्ञान के स्कोप को कंसिस्ट करेंगे। जैसे कि अब लर्नर है, अभी आरती ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि सर पाठ्यक्रम। भाई पाठ्यक्रम किसके लिए बनाया जाता है? विद्यार्थी के लिए। तो कैसा बनाया जाएगा? विद्यार्थी के अनुसार बनाया जाएगा। तो अभी क्षेत्र होगा उसका, अभी किसी बच्चे ने मेंटल हेल्थ, बिल्कुल उसका मेंटल हेल्थ होगा उसका क्षेत्र, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए उसके मेंटल हेल्थ का अध्ययन करना पड़ेगा, उसके मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि एक क्लासरूम में जैसे इमेजिन करेंगे आप कि एक शिक्षक जाता है और 20 विद्यार्थी होते हैं और 20 अलग अलग होते हैं, सब एक दूसरे से बात आती है, उस पर हम आगे बात करेंगे। तो इस तरह से हम जो है अधिगमकर्ता से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट होंगे सारे क्षेत्र होंगे, चाहे वो पाठ्यक्रम हो, मापन मूल्यांकन हो, हेरिडिटी हो, इन्वायरमेंट हो, लर्नर हो, लर्निंग प्रोसेस हो, लर्निंग स्टाइल हो, सीखने की शक्ति हो, जैसे किसी बच्चे ने लिखा ग्रहण की शक्ति हो, बिल्कुल ये सब कुछ सारे एस्पेक्ट जो है उसमें बच्चों के जो हैं वो सारे एजुकेशन साइकोलॉजी के स्कोप में आते हैं। उसी तरह
तरह से टीचर इसको स्कोप में आता है, अधिगम प्रक्रिया आती है, कौन कौन से अधिगम अनुभव दिए जाने हैं वो भी आता है, लर्निंग स्टाइल आती है। इस तरह से ये सारे अधिगम के जो है क्षेत्र में सारे आते हैं। तो इस तरह से आज हमने पहली यूनिट का पहला टॉपिक खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। अब मैं भी आपसे कोई, आप बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई करेंगे कि मनोविज्ञान क्या है। और दूसरा आप यह बताएंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, फिर आप यह भी बताएंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है, फिर आप यह भी बताएंगे कि उसके क्षेत्र क्या क्या हैं। ठीक है, तो इस तरह से पहली यूनिट के जो कुछ सब टॉपिक थे वो खत्म। और इसके विस्तृत अध्ययन के लिए आपको पुनः किताबों से पढ़ना पड़ेगा। हालांकि जितना मैंने बताया है इतना भी अगर आप समझ रहे हैं और जान रहे हैं और इसको बताने के, किसी को ट्रांसफर करने के योग्य है तो पर्याप्त है। अब बात आती है कि मधु ने लिखा है कि जो है शिक्षा मनोविज्ञान, सर शिक्षा मनोविज्ञान एक नवीन एवं स्वतंत्र विषय है, इसके क्षेत्र सीमाएं निश्चित नहीं है। बिल्कुल, मैंने आपको पहले कहा था, इसीलिए इसका एरिया जो है अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है और इस पे डिबेट का विषय होता है। डिबेट इन द सेंस की मतलब परिचर्चा होती है कि इसका क्षेत्र मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान में किस विषय को रखें और किस विषय को न रखें। इस पे बहुत परिचर्चा होती है शिक्षा समुदाय में, एजुकेशन की जो कम्युनिटी होती है। तो अभी तक इस पे बातचीत चल रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले ये दर्शन शास्त्र की शाखा थी, फिर जो है इसको आगे लाने वाले जो मनोवैज्ञानिक जो शिक्षा शास्त्री थे उसको मनोविज्ञान के रूप में लाए, फिर उसके बाद उसको शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में लाए, फिर इसके बाद इस मनोविज्ञान की शाखाएं बनी, उस शाखाओं में प्योर में अलग शाखाएं बनी, अप्लाइड में अलग शाखाएं बनी। अब दिन प्रतिदिन शाखाएं बढ़ती जा रही हैं, जहां जहां इसका एप्लीकेशन होगा वो उसका क्षेत्र हो जाएगा। तो इसलिए उसकी सीमाएं अभी भी निश्चित नहीं है, जहां हमको जरूरत होगी वहां हम इसका प्रयोग करेंगे। तो पहली यूनिट ये हो गई। दूसरी बात आती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड हाउ टू डील विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है और इन विभिन्नता को एक शिक्षक क्लासरूम में कैसे डील करेगा। उसी बात का रिपीटिशन होगा पुनः। तो मैं बात कर रहा हूं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं और इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक शिक्षक कैसे कम करेगा, ओवरकम कैसे करेगा, डील कैसे करेगा, है ना, नेगोशिएट कैसे करेगा इस तरह की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। दो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, मनोविज्ञान में दो चीजें हमेशा चलती रहती हैं, एक मॉडिफिकेशन और एक एडजस्टमेंट। मॉडिफिकेशन का मतलब परिमार्जन होता है और एडजस्टमेंट का मतलब समायोजन होता है। और एक होता है गैप, इसके अराउंड सारी चीजें घूमती रहती हैं। गैप का मतलब अंतर, ए से बी के बीच का अंतर, बी से सी के बीच का अंतर। वो अंतर कैसे है ये मुझे नहीं पता, उस अंतर को पता करना है। तो तीन बातें दिमाग में, समायोजन, एडजस्टमेंट, मॉडिफिकेशन, परिमार्जन, और टू फाइंड आउट द गैप कि क्या अंतर है दोनों के बीच में। और हो सकता है वो दोनों बच्चे हो सकता है वो दोनों विधियां हो सकता है वो दोनों पाठ्यक्रम हो सकता है वो दोनों इंस्ट्रक्शन देने के तरीके हो सकता है वो वातावरण हो। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई एक लोग बोले हाँ। यस सर। यस सर। है ना? तो ये तीन बातें, पूरी परिचर्चा आपकी इस पे टिक जाती है। तो हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है। आप में से कौन बताएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है? सर व्यक्तिगत विभिन्नता एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हाँ सर, सभी की सीखने की क्षमता भी अलग अलग होती है, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर से सीखता है। तो सर शिक्षक को तो सभी बच्चों को साथ में लेकर पढ़ाना होता है, चाहे जो धीमे धीरे से उसको भी पढ़ाना होता है और जो तेज चलता है उसको भी पढ़ाना होता है। तो सर इसमें शिक्षा मनोविज्ञान ही मदद करेगी उसकी कि कैसे पढ़ाना है बच्चों को।
बिल्कुल, क्या नाम है आपका? शालिनी। शालिनी, वेरी गुड। और भी लोगों को अवसर दिया जाए बोलने के लिए। इसके बाद शालिनी के बाद कोई दूसरा बोलेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। शालिनी के बाद जो है ये रोशनी यादव बोलेंगी और श्वेता रस्तोगी। सर, व्यक्तिगत गुण ठीक मतलब है। प्राकृतिक स्वाभाविक गुण एवं देन है। सामान्य रूप से व्यक्ति समान दिखाई देते हैं, किंतु उनका सूक्ष्म अध्ययन करने पर ज्ञात होता है। श्वेता, एक सेकेंड, कौन बोल क्या नाम है आपका जो बोल रहे हैं? सर रोशनी। रोशनी। दोबारा आप एक बार और बोलेंगे? सर, भौतिक विभिन्नता प्राकृतिक स्वाभाविक गुण एवं देन है। सामान्य रूप से व्यक्ति समान दिखाई देते हैं, किंतु उनका सूक्ष्म अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उनमें पारस्परिक कुछ अंतर अवश्य ही मिलते हैं। जैसे सर, जैसे शारीरिक बनावट या मानसिक योग्यता तथा व्यक्तित्व के गुणों आदि में से समान नहीं दिखाई देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। विजय लक्ष्मी कुछ कहना चाहती हैं? विजय लक्ष्मी। यस सर। हाँ सर, हाँ, बोलिए। संसार में किसी भी दो व्यक्तियों को एक सन न होने को भी व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। बहुत सही, वेरी गुड। चलिए, तो आप लोगों ने जो है व्यक्तिगत विभिन्नता, देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है कि जैसे मैंने कहा ना कि आपको समझना पड़ेगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्यों रखा गया आपके पाठ्यक्रम में। ये उपेंद्र प्रजापति, क्या है? प्रजापति, वीडियो ऑन किए हुए हैं। चलिए, अच्छी बात है। हम लोग बात कर रहे थे कि जो है व्यक्तिगत विभिन्नता, जैसे अगर हम सोचें कि क्यों रखा गया व्यक्तिगत विभिन्नता पाठ्यक्रम में, और हमें जानने की आवश्यकता क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता को, और जान गए तो उसको कैसे दूर करें। 3 बातें मैंने की। क्यों रखा गया हमें इसको पाठ्यक्रम में, क्या है, और अगर हम जान गए कि व्यक्तिगत विभिन्नता ये है तो इसको हम दूर कैसे करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? जी बन जाए। यस सर। शिक्षक बन जाएंगे तो आपको ज्ञान भी, ये व्यक्ति है ना। तो और वो भिन्न जो अंतर है, जो भिन्न बना रहा है, वो अपने आप में एक यूनिक हो, विशिष्ट हो। आज की तारीख में प्रत्येक बच्चा जैसे विशिष्टता का नाम या भिन्नता का नाम लेते ही हमारे मन में दिव्यांग बच्चों का प्रतिमूर्त आ जाता है। हम समझने लगते हैं कि विशिष्ट वो हैं, ऐसा से अलग अलग हैं संसार में। जैसे अभी कोई विद्यार्थी कह रहा था, कोई भी, इवन जो ट्विंस होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते हैं। तो इसको हम इस तरह से लेते हैं। हमने कभी पढ़ा था, कभी सुना था, आप लोगों के लिए देखा सुना नहीं, कभी सुना था। एक बहुत दिमाग में हमारी बात बैठ गई थी कि व्यक्तिगत विभिन्नता को जब हम इस तरह से परिभाषित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसा बालक, आपने सुना भी होगा, कोई भी व्यक्ति या कोई भी एक ऐसा बालक उस व्यक्ति या उस बालक से किस दूसरे व्यक्ति या बालक से उस सीमा तक विचलित या भिन्न होता है। किस तरह का विचलित या भिन्न होता है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक दूसरे बालक से उस सीमा तक विचलित या भिन्न होता है। किस सीमा तक? सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सांवेगिक रूप से, आर्थिक रूप से, किसी भी अन्य परिप्रेक्ष्य में उस सीमा तक विचलित या भिन्न होता है जिस सीमा तक हमें अपनी प्रचलित जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा प्रणाली है,
उसमें परिमार्जन करने की आवश्यकता पड़ती है या संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो उस तरह की भिन्नता को जब कोई बालक इंडिकेट करता है, सूचित करता है, तो उसको हम विशिष्ट बालक या व्यक्तिगत भिन्नता के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। मतलब समझ में आया? कोई विद्यार्थी हाँ या ना? यस सर, यस सर। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे एक व्यक्ति या एक बालक ए है और दूसरा बालक बी है, अब ये जो है बी से कितना भिन्न हो रहा है, डिफरेंस जब आप देखेंगे आगे पढ़ेंगे तो डिफरेंस की डिग्री को मेजर किया जाता है, अंश। जैसे डिसेबिलिटी होती है तो सर्टिफाई किया जाता है कि इतने प्रतिशत डिसेबिलिटी है, डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी की बात की जाती है, उतना प्रतिशत डिफरेंस की बात की जाती है। अब वो डिफरेंस उसके मेंटल लेवल में भी हो सकता है, उसके फिजिकल में हो सकता है, उसके इमोशंस में हो सकता है, उसकी स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है, यानी आध्यात्मिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, शैक्षिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, किसी भी तरह से वो भिन्न हो सकता है। लेकिन दूसरा बालक जो अंतर क्रिएट कर रहा है, उसको समाज के एक न्यूनतम स्तर तक ले जाने के लिए जो हमारी विधियां हैं, जो हमारी सिस्टम है एजुकेशन का, उसमें हमें चेंज करना पड़े, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस वहां पे ओरिजिनेट हो जाती है। और उस डिफरेंस को फाइंड आउट करके हम इस व्यक्तिगत विभिन्नता के जो अंतर है, जो डिग्री है, जो अंश है, उसको कम कर सकते हैं। जैसे फिर मैं आपको एग्जांपल दूं कि कक्षा में 20 विद्यार्थी, अब एक पकड़ लीजिए मानसिक रूप से विद्यार्थियों में अंतर। तो मानसिक रूप से विद्यार्थियों में अंतर, किसी का जो है मानसिक स्तर ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। कोई बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई बहुत कम सीखता है, बहुत धीरे सीखता है, कोई रट के सीखता है, कोई सुन के सीखता है, कोई वर्बल सुन लेता है, कोई ऑडियो से सुनता है, लर्निंग स्टाइल। तो ये जो है सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। कोई ज्यादा तेज आवाज में सुनता है, कोई कम। अब इसी को जैसे इन रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ टू कैटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन विद रेफरेंस टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर डिसेबिलिटी इन द एरिया ऑफ डिसेबल। विकलांगता के क्षेत्र में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे डील करेंगे? एक मानसिक रूप से जो है बालक है, एक शारीरिक रूप से दिव्यांग है, एक विजुअली है, 21 कैटेगरी है डिसेबिलिटी की। 21 तरह के विकलांगता के प्रकार हैं और उस 21 प्रकारों में सब एक दूसरे से अलग अलग हैं। कोई शारीरिक रूप से, कोई मानसिक, कोई शैक्षिक, कोई आध्यात्मिक, कोई किसी प्रकार का, कोई नर्वस सिस्टम से, कोई किसी प्रकार का। तो क्या एक शिक्षक सबको एक साथ लेकर के काम चला लेगा? तो आपको व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ समझ आया? यस सर। कुछ लोग लिख रहे हैं नो सर, क्या रुचि? ये क्या है? जी सर, जी सर, चलो ठीक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता, कोई भी ऐसा अंतर जो व्यक्ति एक बालक से दूसरे बालक में या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, कोई भी ऐसा अंतर जो हमको उस व्यक्ति से अलग बनाता हो, विशिष्ट बनाता हो, व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। ब्रॉड सेंस में जो मैंने आपको बताया कि सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक सीमा में आध्यात्मिक रूप से उस सीमा तक विचलित या भिन्न हो, जिस सीमा तक हमें परंपरागत शिक्षा व्यवस्था में संशोधन करना पड़े, वो विशिष्टीकरण की श्रेणी में आता है। उसको हम विशिष्ट बालक की भी संज्ञा दे सकते हैं या देते हैं। अब सामाजिक रूप से विचलित है या भिन्न है तो क्या हमें स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी? मानसिक रूप से है तो क्या करना पड़ेगा? शैक्षिक रूप से है तो क्या करना पड़ेगा? ये बात होती है हाउ टू कैटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम कैसे कैटर करेंगे? तो क्या करेंगे? हमने जाना, पहली यूनिट में जानेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी, दूसरी यूनिट में हम जानेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या है, उसका अर्थ क्या है, इतना हम जानेंगे। दो फैक्टर इसके साथ काम करते हैं, एक वातावरण और एक वंशानुक्रम, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट।
ठीक है। और तीसरी बात जो हमको करनी है कि हम जान गए कि ये अंतर है, मानसिक रूप से अंतर है, शारीरिक अंतर है, आध्यात्मिक अंतर है, तो उसको हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, डील करने की बात हम अभी करेंगे। बीच में हम बात कर रहे थे कि फैक्टर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, जैसे वंशानुक्रम है और वातावरण। तो हेरिडिटी क्या है और वातावरण क्या है, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्रिएट करते हैं। हेरिडिटी जिसको हम बोलते हैं इनहेरेंट होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो ऑलरेडी उसके अंदर जन्मजात, जिनको हम बोलते हैं इनेट होता है उसके अंदर। एक टेंडेंसी और डेवलपमेंट के लिए जो फैक्टर्स होते हैं, जो एट्रीब्यूट होते हैं, जो गुण होते हैं, वो जन्मजात कुछ बच्चों में आते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो है ट्रेडिशनल बातें होती हैं, बुद्धिमान, गॉड गिफ्टेड, इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं होती हैं। तो हेरिडिटी वाला फैक्टर्स जो है, लेकिन हेरिडिटी वाला फैक्टर क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए पर्याप्त है? क्या उस पे वातावरण का प्रभाव पड़ता है? क्या एक बालक की वृद्धि एवं विकास के लिए दोनों की इंटरेक्शन होना आवश्यक है? रुचि, मुझे जरा पानी दे दो। अनुश्री तिवारी, अनुश्री, अनुश्री, पारुल यादव, अजय कुमार, आप लोग में से कोई बोल ही रहा है, इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन जो क्लास चलती है उसमें सिर्फ आप फॉर्मेलिटी करते हैं। सर की क्लास में जितने भी बच्चे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो फीडबैक भी देते रहे, जिससे क्लास जो है 2 वे रहने बेटा 1 वे हो जाएगी। ऐसे पवन कुमार जी सर। सर वंशानुक्रम और वातावरण, यस सर वंशानुक्रम और वातावरण में जो है काफी वो होता है। अगर जिस तरीके के बच्चे को वातावरण मिलेगा उसी हिसाब से उसका जो विचार होंगे, उसकी जो रहन सहन होगी, वो वातावरण के हिसाब से रहेगा। और वंशानुक्रम का मतलब जैसे उसके जो माता पिता का पहले का व्यवहार रहा है, तो उस हिसाब से बच्चे में जन्म से ही उस टाइप की अलग कुछ गुण होते हैं। जैसे माता पिता के गुण होते हैं, कुछ न कुछ वैसा ही बच्चों में भी देखने को मिलता है। चलिए पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो मैं बीच बीच में आप लोग का नाम ले रहा हूं ना, ये नाम लेने का एक सिर्फ एक पर्पज ये है कि ऐसे तो 1 घंटा 2 घंटा मैं बोलूंगा, मजा नहीं आएगा। एक तरीका ये होता है, ये भी शिक्षण मनोविज्ञान ही बताता है। और जो है क्या बोलते हैं, ऑनलाइन जो हम लोग शिक्षण कर रहे हैं उसकी ये बहुत बड़ी कमियां हैं कि लोग ज्वाइन कर लेते हैं, म्यूट करते हैं और फोन कहीं रख देते हैं, है ना, और सुने ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्या फर्क पड़ता है, अटेंडेंस तो लग रही है, लग गई, समझ में आ रही है। दूसरी चीज, आपका रिस्पॉन्स हमें ये बताता है कि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हम आगे बढ़े उस पे। तो पवन कुमार ने बहुत अच्छी बात कही कि हेरिडिटी में बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो माता पिता के आ जाते हैं। देखिए हेरिडिटी क्या करती है, जैसे कहते हैं ना नींव, अगर आप उदाहरण लें तो बीज जो है ना, जैसे आप कोई पौधा लगाएंगे और वो पौधा जो है वातावरण ऐसी जगह लगा दिए जहां पे धूप न आती हो, तो क्या उस पौधे का ग्रोथ होगा? नहीं होगा। तो उसका एक अलग इन्वायरमेंट है। हेरिडिटी के अंदर जितने भी जैसे इंटेलिजेंस है, पर्सनालिटी है, फिजिक है, ये हेरिडिटी से मिल जाता है ऑलरेडी। लेकिन मिलने के बाद भी अगर उसको एक वातावरण नहीं दिया गया तो उसका विकास नहीं हो पाता है। यानी जो मैंने बात कही ना, एडजस्टमेंट, मॉडिफिकेशन, डिग्री, एक्सटेंड और गैप, किस एक्सटेंड तक हेरिडिटी रोल प्ले करती है डेवलपमेंट और ग्रोथ में।
एक सीमा है हेरिडिटी की, उसी सीमा तक। अब हेरिडिटी में ये सारी चीजें तो हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही इन्वायरमेंट में, हेरिडिटी में बच्चे के माँ बाप की पर्सनालिटी, उसकी फिजिक्स और उसका जो बायोलॉजिकल जो क्वालिटी है उसका असर पड़ता है। लेकिन उन सब के बाद बच्चा जब जन्म ले लेता है तो इन्वायरमेंट अपना रोल प्ले करना शुरू कर देता है। यानी हेरिडिटी एक कह लीजिए कि एक इनपुट तो दे देती है, लेकिन उस इनपुट को इन ऑर्डर टू इनहेंस द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। एक बच्चे के विकास के लिए वातावरण बहुत जरूरी है। एक सीमा के बाद वातावरण की भूमिका बढ़ जाती है। फिर क्या होता है, वातावरण और वंशानुक्रम दोनों इंटरेक्शन करते हैं। अब वातावरण भी कई प्रकार का होता है, जैसे मैं बार बार कहता हूं, एक बच्चा, अब आप उसका फैमिली का एनवायरनमेंट देख लीजिए, उसके स्कूल का एनवायरनमेंट देख लीजिए, उसकी कम्युनिटी का एनवायरनमेंट। अगर एक बच्चा गरीब है, डिसेबल्ड है, तो आपको बताऊं, जो विकलांगता है, जिसका आप लोग स्पेशल एजुकेशन में कोर्स कर रहे हैं, 10% जो पूरे विश्व में डिसेबिलिटी है, उसका अधिकांश जो है, लगभग हमें लगता है 8 से 9% जो विकलांगता है वो सिर्फ गरीब परिवारों में होती है। जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो पॉवर्टी है। क्यों है पॉवर्टी? क्योंकि वहां पे एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं है तो वो डील नहीं कर पा रहे हैं उसके एनवायरनमेंट से। तो इस तरह से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों जो है इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, और बालक के विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट में, अभिवृद्धि और विकास में अपना प्रभाव डालते हैं। और यह दोनों ही इंडिविजुअल डिफरेंस को क्रिएट करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रभावित करते हैं, चाहे सकारात्मक रूप से करें, चाहे वो सकारात्मक रूप से करें और चाहे वो नकारात्मक रूप से करें, लेकिन दोनों ही प्रभावित करते हैं। शिक्षक का काम यह है कि हेरिडिटी में वो कुछ चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वातावरण में फॉर द डेवलपमेंट, ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ऑप्टिमम मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर, वी कैन चेंज, वी कैन क्रिएट, वी कैन मॉडिफाई, वी कैन एडजस्ट। हम क्या करेंगे? किसी भी बालक के अधिकतम विकास के लिए हम वातावरण में चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं नया वातावरण। जिस सेंस में आप देखेंगे, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, समायोजन कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे वो अगले वाले पोर्शन में हम लोग बात करेंगे। तो इस तरह से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों रोल प्ले करता है, दोनों का इंटरेक्शन है। एक सीमा के बाद हेरिडिटी का काम खत्म हो जाता है, उसके साथ ट्रेडिशनल बातें जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन उस क्वालिटी और उस इनपुट के साथ उसको लेकर के टीचर एक बच्चे का विकास करता है। तो हम वातावरण को क्रिएट, जैसे अगर एक एग्जाम्पल मैं दूं कि एक बच्चे का वातावरण क्या, एक बच्चे का वातावरण स्कूल में क्या होगा, एक बच्चे का वातावरण उसकी फैमिली में क्या है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, जिस कम्युनिटी में वो रहता है, जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है, वहां पे क्या स्टेटस है उसका, मेंटल स्टेटस, सोशल स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस। ये सारे फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी लर्निंग को, उसके व्यवहार को। तो हम उन सारे व्यवहार को डील करने के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस के प्रिंसिपल को फॉलो अप करेंगे। तो इस तरह से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों रोल प्ले करते हैं। तो अब बात आती है कि हमें ज्ञात हो गया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या है, और दोनों कैसे रोल प्ले करते हैं। अब बात आती है कि एक शिक्षक कैसे जो है डील करेगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अपनी कक्षा में। एक बात, और दूसरी बात, अगर विशिष्ट बालक हैं तो उनको वो कैसे डील करेगा। दो बातें साथ में, जैसे यूनिवर्सल जो जैसे सामान्य, जिसको इंक्लूसिव सोसाइटी में जब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, जहाँ पे हम किसी भी प्रकार के जो है डिग्री और डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिगार्डलेस एनी काइंड ऑफ डिफरेंसेस,
वी वेलकम ऑल द टाइप ऑफ लर्नर, हम समस्त प्रकार के बच्चों को स्वागत करते हैं। वहां पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे कैटर करेंगे, मतलब जहां पे ब्लाइंड भी बच्चा बैठा हो, जहां पे जो है HI बच्चा भी बैठा हो, जहां पे जो है एक नॉर्मल बच्चा भी बैठा हो, जहां पे एक सेरेब्रल पॉलिसी से ग्रसित बच्चा बैठा हो, एक बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित हो, लर्निंग डिसेबिलिटी के डिफरेंट टाइप से ग्रसित हो, इस तरह का एक इंक्लूसिव क्लासरूम सेटिंग है। उस इंक्लूसिव क्लासरूम सेटिंग में इंडिविजुअल डिफरेंसेस और एज ए टीचर हाउ वी ओवरकम द बैरियर्स of learning and how we can negotiate the barriers, the individual differences, and overcome of the barrier in order to influence the learning, in order to influence the learning behavior of the learner। किसी बालक के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए इन सारी सिचुएशन में जब हमारे पास एक अच्छी ऐसी कक्षा है जिस कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, 2 दृष्टिबाधित, 2 मुखबधिर, एक अधिगम क्षमता से ग्रसित बालक है, एक 4 बालक सामान्य हैं, और उन सामान्य में भी कोई उम्र से अधिक है, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी से अधिक है, कोई किसी भी प्रकार से, मतलब आप डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यू कैन क्रिएट एज पर द रिक्वायरमेंट। जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप चाहते हैं तो क्रिएट करेंगे, और विदाउट क्रिएशन, विदाउट आइडेंटिफिकेशन यू कैन नॉट मूव। आप मूव ही नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू डील इफेक्टिवली, इन ऑर्डर टू डिलीवर इफेक्टिव लेक्चर, इफेक्टिव टीचिंग, तो आप डील नहीं कर सकते। तो आप सोचिए कि उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा आपको, और जो जो चीजें आपके दिमाग में आएंगी वही चीजें ओवरकम करने के लिए, लर्निंग वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ओवरकम करने के लिए आपको काम करेंगी। तो इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले कोई एक विद्यार्थी बोलो बेटा बोलो। हम लोग जब भी एक डिसेबिलिटी रिलेटेड स्टूडेंट होंगे तो सर पहले हम लोग उनके अंदर जो डिसेबिलिटी है उसको पहचानेंगे कि उसे प्रॉब्लम क्या हो रही है। बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हम उन्हें जो भी प्रॉब्लम होगी तो उसी के अकॉर्डिंग हम उन्हें शिक्षा देंगे, या पहले जो चिकित्सक हैं उनके द्वारा भी मतलब पता लग, उनकी पहले तो पहचान करनी होगी। अगर शिक्षक नहीं पहचान कर पाता है तो उसको चिकित्सक द्वारा भी पहचान किया जा सकता है। और कोई विद्यार्थी? चलिए ठीक है, देखिए अब क्या है, गोपी कुछ बताना चाह रही। हाँ बोलो बेटा बोलो। गोपी गुप्ता। सर व्यक्तित्व की जानकारी, पाठ्यक्रम में समायोजन, शिक्षण की विधियों में समायोजन। बहुत सही गोपी। और विशिष्ट अनुदेशन देने का विशेष कार्यक्रम। बहुत सही, वेरी गुड। का सामूहिकरण। और बस सर, और नहीं पता है। चलिए बहुत सही गोपी, वेरी गुड। हम लोग बात कर रहे थे कि एक समावेशी क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नता को ओवरकम करना है तो हम क्या करेंगे। 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। अभी गोपी ने बहुत अच्छी बात की, उसने 3-4 पॉइंट सजेस्ट किए। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरह के अधिगम व्यवहार को, जिस मतलब अधिगम व्यवहार आपको हो सकता है कठिन लगे, क्या सिखाना चाहते हैं आप, क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्या बच्चों को बताना चाहते हैं। पहली चीज यानी कि जैसे मैंने कल पिछली क्लास में आपको बोला था कि एक शिक्षक जो है हमेशा बात करता है अपने आप से कि व्हाट टू टीच, व्हाई टू टीच, होम टू टीच, क्या पढ़ाएं, किसको पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, कब पढ़ाएं, कहाँ पढ़ाएं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या पढ़ाना है, विषय क्या है, विषय वस्तु जिसको आप उस कक्षा में लेकर के जा रहे हैं।
क्या वो विषय वस्तु सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है? यानी इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि किस प्रकार की बाधाओं का आप सामना करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इन बाधाओं को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जिस विषय वस्तु को लेकर के जिस कक्षा में आप जा रहे हैं, इस तरह के प्रश्न जब आप करेंगे कि किसको पढ़ाना है, तो आपको उत्तर मिलेगा कि एक दृष्टिबाधित है उसको पढ़ाना है, और एक मुखबधिर है उसको पढ़ाना है, और दो सामान्य है उसको पढ़ाना है। उन दो सामान्य में एक जो है बहुत धीरे सीखता है और एक बहुत तेजी से सीखता है। ये आपके सामने बैरियर है। एक जो दृष्टिबाधित है उसका बैरियर फिजिकल बैरियर है। यानी क्या कर रहे हैं आप? बैरियर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, समस्याएं जो आपको शिक्षण में आने वाली हैं उनकी पहचान कर रहे हैं। एक तरफ यह काम, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैरियर, और दूसरी तरफ क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन तब होगा जब आपको नॉलेज होगा। किसका नॉलेज होगा? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है। आपको नॉलेज होगा स्पेशल चाइल्ड का, आपको नॉलेज होगा कैरिकुलम का, आपको नॉलेज होगा मेथड का, आपको नॉलेज होगा इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान का, आपको नॉलेज होगा डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल वे का, आपको नॉलेज होगा डिफरेंट कैरिकुलम का। मेरी बात समझ में आई? मैंने एक साथ दो बातें की कि जब हम डील करने जाते हैं किसी सिचुएशन में, शालिनी ने लिखा है कि सर अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे। गोपी गुप्ता ने बता दिया है। एक तो आप फाइंड आउट करो कि किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको ये मिल गया कि हमें विधियों में परिमार्जन करनी पड़ेगी, लेक्चर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें मुखबधिर विद्यार्थी भी बैठा है, तो लेक्चर तो वो सुनेगा ही नहीं, उसको सुनाई नहीं देगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो एक तरह से जब आपको बैरियर्स फाइंड आउट हो जाएंगे, तो उनको बैरियर को फाइंड आउट करने के बाद आपको उसके हिसाब से मेथोलॉजी को रिवाइज करना पड़ेगा, कैरिकुलम को रिवाइज करना पड़ेगा, कंटेंट को रिवाइज करना पड़ेगा, मेथड को एडजस्टमेंट करना, जैसे गोपी ने कहा कि मेथड को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कैरिकुलम को रिवाइज करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। यानी ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिनको आप साथ में लेकर के चल सकते हैं, जिसमें जो है आपको किन किन बातों का ज्ञान होना चाहिए। वो पहली बात तो ये है कि आपको व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, पाठ्यक्रम का ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आवश्यकता पड़े तो इन सब में आप संशोधन और समायोजन दोनों कर लें, एडजस्टमेंट एंड मॉडिफिकेशन कर लें, चाहे वो शिक्षण विधियों में करना पड़े, चाहे वो पाठ्यक्रम में करना पड़े, चाहे वो कैरिकुलम में करना पड़े, चाहे वो इंडिविजुअल एजुकेशनल लेसन प्लान में करना पड़े, चाहे वो इंस्ट्रक्शन की डिवाइस में करना पड़े, चाहे एडाप्टिव डिवाइस जो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए उसमें करना पड़े, चाहे आइडेंटिफिकेशन में करना पड़े, चाहे मॉडिफिकेशन, चाहे ऑब्जर्वेशन, जिस भी तरीके से उनका आइडेंटिफिकेशन और हो, इन सब का आपको ज्ञान हो, और यह भी ज्ञान हो कि उनकी इन बाधाओं को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो दो तरीके से डील, जब आपको जो है आइडेंटिफाई करना हो तो बैरियर को आइडेंटिफाई करें। किस तरह से बैरियर को आइडेंटिफाई करेंगे आप? कुल जो है 5 तरह के बैरियर हमारे पास आते हैं। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला ये बात आनी चाहिए कि ये जो बैरियर है वो क्या है। शालिनी? यस सर। हेलो, बताओ बैरियर क्या है? सर कि कौन कौन सी शिक्षक के सामने उन बच्चों को पढ़ाते समय कौन कौन सी बाधाएं आएंगी, कि ब्लाइंड बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बिल्कुल, और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को कैसे पढ़ाना है, नॉर्मल बच्चे को कैसे पढ़ाना है। तो सबके लिए अलग अलग
पाठ्यक्रम और हर चीज का चेंज करना पड़ेगा सर, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। चलिए शालिनी, बहुत अच्छा। देखिए मैंने दो बातें से कि आपको बताई थी शुरू में। एक तो ये कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों को जानना है, और दूसरी बात कि वो कौन कौन सी बाधाएं जो हैं आपके सामने आएंगी, किसके बीच में। एक अधिगम अनुभव को देने के लिए, एक व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए किस प्रकार की बाधाओं का सामना आपको करना पड़ेगा। तो उसमें मैंने बोला कि आपको ज्ञान होना चाहिए शिक्षण विधियों का, आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि हमारे अधिगम, हमारे लर्नर कौन है, नीड टू नो अबाउट योर लर्नर, to know about your method, know about your curriculum, know about your individual educational plan, know about your instructional methodology, strategy and many other things also we should know। बहुत सारी अन्य बातों का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। ये तो हो गया कि जब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं तब इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, किस तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये 5 तरह की बाधाएं आती हैं। पहली बाधा जो होती है फिजिकल बैरियर। ये कब, किस परिप्रेक्ष्य में, जब हम किसी स्पेशल चिल्ड्रन के शिक्षा करने की बात कर रहे हैं। एजुकेशन इन ऑर्डर टू क्या बोलते, स्पेशल एजुकेशन का या डिसेबल, जो डिसेबल बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चों की दिव्यांग बच्चों क्या कहें, मतलब ये ऐसा है कि इंक्लूसिव सेटिंग में, समावेशी शिक्षा के प्रतिरूप में 5 तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उन 5 तरह की बाधाओं को ओवरकम करने के लिए इन 5-6 प्रकार की जो है विषय वस्तु का ज्ञान हमको होना चाहिए। और कैसे निगोशिएट करेंगे इसकी बात हम आगे करेंगे। तो पहली बाधा क्या है, फिजिकल बैरियर। बाधा होती क्या है, क्या होती है बैरियर। WHO का नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। क्या होता है फुल फॉर्म? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। बहुत सही। शालिनी सर, किसने, जिस बच्चे ने रिप्लाई किया उस बच्चे का नाम क्या है? शालिनी। शालिनी, बहुत सही। तो हम लोग WHO भी बैरियर फ्री, या जो लोग आप लोग जानते होंगे, ज्यादा मैं तो एजुकेशन का व्यक्ति हूँ, स्पेशल एजुकेशन, हालांकि मैंने कोर्स किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में, और यहाँ स्पेशल एजुकेशन जो तो बाधा क्या है, कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति या बालक और कोई भी ऐसा कारक, WHO इसको कहता है कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो किसी व्यक्ति या बालक को किसी कार्य के करने को रिस्ट्रिक्ट करता हो, रोकता हो, उसकी सीमा निर्धारित करता हो, बाधा कहा जाता है। मतलब एक बालक के अंदर कोई भी ऐसा कारक हो जो उस बालक को उसकी इच्छा के अनुसार कोई कार्य करने, किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए किसी सीमा तक रोकता हो, उसको हम बैरियर कहते हैं, बाधा कहते हैं। ये WHO कहता है। अब ये बैरियर कई प्रकार के हो सकते हैं, चाहे वो फिजिकल बैरियर हो सकता है, साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, सोशियो कल्चरल बैरियर हो सकता है, और भी इन्वायरमेंटल डिफरेंट। मैंने कहा ना 5 तरह के बैरियर हैं, जिसमें फिजिकल बैरियर क्या होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, सोशियो कल्चरल बैरियर क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल बैरियर क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल बैरियर क्या होता है। यानी ये 5 जो बैरियर हैं, यह इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्रिएट करेंगे। अदर देन हेरिडिटी एंड environment, although heredity and environment is responsible to lead the such type of barrier like physical barrier, psychological barrier, socio culture barrier, instructional barrier, institutional and systematic barrier, ये सभी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन ये 5 तरह के हैं। फिजिकल बैरियर क्या है, आप समझ रहे हैं कि जैसे ही आप
मैंने कहा ना कि समावेशी कक्षा में एक विधि लेकर के आप जा रहे हैं, एक बच्चा दृष्टिबाधित है, तो दृष्टिबाधित बच्चा जो है किस तरह की बाधा का सामना कर रहा है, एक शारीरिक फिजिकल जिसको बोलते हैं हम, भौतिक जिसको बोलते हैं, उस तरह की समस्या से सामना कर रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो सुन सकता है। लेकिन एक मुकबधिर बालक जो बच्चा है वो बैठ रहा है, वो किस तरह का, उसको सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन वो देख सकता है। अब इसको ओवरकम कैसे करेंगे? आप जो रिसोर्सेज हैं ऑडियो विजुअल दोनों यूज करेंगे। क्यों शालिनी? शालिनी? यस सर। मैं सही बोल रहा हूं? सर थोड़ा सा सुन नहीं पाए, मैं लिखने लगी थी वो थोड़ा। और कोई बच्चा? सर जैसे एचआई बच्चा होगा तो उसके लिए साइन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए। लेकिन एक ही साथ कैसे कर पाओगे आप? आपकी क्लास में मैंने आपको सिनारियो एक दिया है कि 20 बच्चे आपकी क्लास में बैठे हैं, आप बस उस परिस्थिति को इमेजिन कर। ब्लाइंड को पढ़ाने के लिए मतलब वीडियो और ऑडियो दोनों का प्रयोग करेंगे। ऐसी चीज जैसे कि वो ब्लाइंड बच्चा ऑडियो को सुन के समझ सके, और जो वो है हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है और वो जो है वो इमेज देख के, वीडियो वो देख के समझ सके। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ बात कर रहा था कि फिजिकल बैरियर क्या होते हैं, जब कोई भी कार्य फिजिकली हम परफॉर्म करना चाहते हैं और उसको नहीं कर पा रहे हैं। जैसे बिल्डिंग, अब बिल्डिंग इस तरह से बनी है कि एक बच्चा जो है नहीं चढ़ पा रहा है क्लासरूम में, जो चेयर है उस पर वो नहीं बैठ पा रहा है। तो एज ए टीचर यू हैव टू प्रोवाइड, यू हैव टू क्रिएट। आप जब इस तरह के संसाधन को प्रोवाइड कराएंगे और वातावरण को क्रिएट करेंगे तो क्या करेंगे, वो जो उसकी बाधा थी, उस बाधा में जो एक सीमा थी, उस सीमा को कम कर रहे थे। पहले उसको बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी, लेकिन जैसे ही आपने वातावरण क्रिएट कर दिया कि वो बच्चा आसानी से वहां तक पहुंच जाए, तो आपने क्या किया, आपने फिजिकल जो बैरियर है उसको कम करने की कोशिश की। और इस तरह के बैरियर्स जो हैं, डोरवे जो होता है, रास्ते जो होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें जो हो डेस्क है, इस तरह से ट्रांसपोर्टेशनल बैरियर्स है, लेकिन ये फिजिकल बैरियर्स हैं। अब क्लास में तो हमने लिया एक कि एक विजुअल ही है, एक हियरिंग है, तो हमने कहा ना हियरिंग जो है सुन नहीं सकता लेकिन वो देख सकता है। तो क्या करेंगे आप, वो देखेगा और उसको ऑडियो जो है मशीन, अब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि उसकी डिग्री क्या है, जो डिसेबिलिटी की जो उसकी हियरिंग की फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो डिग्री है वो क्या है। अगर वो मशीन से ओवरकम होने वाली है तो आप मशीन प्रोवाइड करेंगे। यानी फिजिकल बैरियर को ओवरकम करने के लिए आपने ये रणनीति अपना रहे हैं कि देखिए आप अपनी कक्षा में कैसे व्यक्तिगत विभिन्नता को कैसे कैसे कम कर रहे हैं। तो एक दृष्टिबाधित है, वो देख रहा है, रिकॉर्डर भी प्रोवाइड कर दिया गया, वो रिकॉर्ड भी कर रहा है और वो सुन भी। हाँ, बच्चा भी नहीं कर पा रहा है क्या तो क्या करेंगे? क्या बच्चे बोलो दोबारा। हाँ सर, अगर उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेंटल से रिलेटेड है बच्चा, तो क्या करेंगे सर? दो का तो सोल्यूशन हो गया। अगर ऑडियो और वीडियो का यूज करेंगे नॉर्मल भी पढ़ लेगा, लेकिन अगर वहीं पे अगर मेंटल से रिलेटेड बच्चा है तो वो क्या करेगा? उसके लिए क्या करेंगे फिर? हाँ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में और स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में ये कहा गया है, आप ही लोगों ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षक क्या करेगा, उसके मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करेगा और वो फैक्टर फाइंड आउट करेगा कि किस कारण से वो अध्ययन नहीं कर पा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको आईईपी का ज्ञान होना चाहिए। आईईपी का मतलब होता है इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान। उसके लिए शिक्षक डायग्नोस्टिक टीचिंग की प्रोविजन करेगा, उसके लिए क्लास व्यक्तिगत पाठ योजना बनाएगा, उसके लिए उसकी शिक्षण विधियों में परिमार्जन, वही फिर उन चीजों का ज्ञान होना चाहिए आपको, मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बच्चा जो है मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित है, इसलिए हमारी बात नहीं सुन पा रहा है, हमारी बात को समझ नहीं पा रहा है, हमारी बात को सीख नहीं पा रहा है। समझ रही हो शालिनी? यस सर। हेलो, हाँ, तो मैं उस सर एक मिनट हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ। हेलो, हाँ हाँ शालिनी जी जी, हेलो शालिनी,
हमने Yes, आपको sir. वर्गीकरण मेंटल के बच्चों का जो वर्गीकरण बताया है ना? Yes, sir. हेलो। जी सर। जो मेंटल में हमने वर्गीकरण बताया है, उसी आधार पे उनको हम लोग जो है ट्रेंड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेशन देते हैं, जो उनका लेबल होता है। सर लेकिन एक चीज समझ में नहीं चलिए। आता पूछने के हाँ लिए कि सर समझा हाँ शालिनी बोलो बोलो, तुम कोई दिक्कत नहीं। कि बच्चे हेलो। की कैसे पता चल। जैसे शालिनी, व्यक्तिगत विभिन्नता का आपको जब ज्ञान हो जाता है, आप समझो हमारी बात। पहले जब इस हमने कहा ना कि आपको व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान, जब व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान हो जाता है तो कोशिश किया जाता है कि ग्रुपिंग कर दी जाए बच्चों की। जैसे अभी पंकज कह रहा था ना, लेबलिंग, लेबल और लेबलिंग दो चीजें होती हैं। लेबल, मेंटल जब सिचुएशन में लेबल देखोगे तो एक एनपीसी ड्रा होती है। जैसे सभी बच्चों की मानसिक या बौद्धिक बुद्धि लब्धि जो होती है वो एक जैसे नहीं होती है, वो एनपीसी एक कर्व होता है। कुछ सामान्य होंगे, कुछ बहुत होंगे, कुछ बहुत ज्यादा तेज सीखते होंगे, कुछ कम सीखते होंगे। तो एक प्रकार से वो एक जो है एक कर्व बनाते हैं जिसमें एवरेज जो बच्चे होते हैं वो ऑप्टिमम पॉइंट पे आते हैं। लेकिन कुछ ज्यादा सीखते होंगे, कुछ कम सीखते होंगे, कुछ बिल्कुल नहीं सीखते होंगे, कुछ का अलग होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको व्यक्तिगत विभिन्नता का जब ज्ञान हो जाएगा तो मानसिक रूप से अगर कोई बच्चा ग्रसित और वो भी आपकी क्लास में बैठा है तो आप उसको अपने दिमाग में रखोगे। दिमाग में इसलिए रखोगे चाहो तो उस लेवल के बच्चों का मेजरमेंट का प्रयोग करके उसी लेवल के बच्चों को एक अलग क्लासिफाई करके एक अलग क्लास डिजाइन करो। उसके लिए एक अलग से इंस्ट्रक्शनल जो है स्ट्रेटेजी तैयार करो। जैसे 4 बच्चे एक ही मेंटल लेवल के हैं तो उन 4 को अलग से बैठाओ। कहा जाता है ना कि आप चारों से हम अलग से बात करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? हेलो। समझ, आवाज तुम्हारी कट रही है शालिनी। तो इस तरह से जो है क्या बोलते हैं, मैं बात कर रहा था कि जो इंक्लूसिव, मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि ये सारे कंपोनेंट हमारे पास हैं। हम बच्चों को उनकी बुद्धि के हिसाब से, उनके अचीवमेंट के हिसाब से, उनके मेंटल लेवल के हिसाब से क्लास को क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, अलग अलग बैठा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पाठ्यक्रम बना सकते हैं, विधियों का चयन कर सकते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी हो, और उसी दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर उस दिशा में हम नहीं बढ़े तो आने वाला जो समाज है वो उसके अंदर कभी भी सकारात्मक जो है एटीट्यूड डिसेबल्ड बच्चों के प्रति नहीं बनेगा। वो हमेशा फील करेगा कि मुझे क्यों उनसे अलग पढ़ाया जा रहा है। तो इसीलिए इंक्लूसिव क्लासरूम की बात की जा रही है। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसको कितना हम कर पा रहे हैं, इस पे हम बात कर रहे हैं। जितना हो पा रहा है उतना करने की कोशिश करते हैं, जितना नहीं हो पाता नहीं कर पाएंगे। तो फिजिकल बैरियर है। साइकोलॉजिकल बैरियर में आपको उसका इंटेलिजेंस आता है, उसका जो है एजुकेशन, उसका जो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सारी चीजें आती हैं। इसके बाद फियर साइकोलॉजी जो है, बच्चा डर जाता है। इसके अतिरिक्त जो है कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं, कुछ बच्चे जो है शर्माते हैं, कुछ जो है इन्फिनिटिव कॉम्प्लेक्स जो है फील करते हैं। इस तरह के ये सारी चीजें हैं ना, लेबल भी हम क्रिएट कर देते हैं। ये भी सब जो है बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर। अकाउंटेबिलिटी का भी नहीं जो है अभाव होता है। रिजेक्शन होता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे को अपने साथ नहीं बैठाता है। इंक्लूसिव क्लासरूम में ऐसा होगा कि वो बैठाएगा ही नहीं। तो इस तरह से ट्रेडिशनल्स जो एटीट्यूशनल बैरियर हैं, जिसमें आपको पता है कि एक डिसेबल्ड बच्चे को देख करके लोग मुंह बिचकाते हैं, समाज के प्रति बहुत ज्यादा निगेटिव एटीट्यूड है। और आप बात कर रहे हैं कि एक बच्चा क्लास में बैठा, उसको कैसे दूसरा वाला तो उसके पास बैठना नहीं चाहता है कि हम कैसे बैठें। तो इन सारे बैरियर्स को कैसे हम दूर करेंगे। इंस्ट्रक्शनल बैरियर्स में बातें हम लोग कर रहे थे, मेथड और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी की ही बात कर रहे थे।
तो इस तरह से कैसे जो है इस सिचुएशन में, समावेशी सिचुएशन में हम क्या करेंगे दूर करने की। तो इस तरह से 5 बैरियर जो मैंने आपको बताए, पहला बैरियर फिजिकल, दूसरा साइकोलॉजिकल, तीसरा सोशियो कल्चरल, और जो है चौथा क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल, और पांचवा जो है क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल। यानी हमें समावेशी कक्षा में इन 5 तरह के बाधाओं को सामना करना पड़ता है, जिसमें भौतिक बाधाएं होती हैं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं होती हैं, सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं होती हैं, और इंस्ट्रक्शन यानी सूचना देने की शिक्षण विधियों से संबंधित बाधाएं होती हैं, और शिक्षा प्रणाली से संबंधित बाधाएं होती हैं। इन 5 बाधाओं को ध्यान में रख करके कुछ बिंदुओं का ज्ञान हमको होना चाहिए। फिजिकल बैरियर को दूर करने के लिए हमें ज्ञात होना चाहिए कि किस तरह से संसाधन को प्रोवाइड कराया जाए, कैसे निगोशिएट किया जाए। फिर साइकोलॉजिकल बैरियर्स को ध्यान रख करके शिक्षण विधियों को, सोशियो कल्चरल जो बैरियर हैं उनको ध्यान रख करके, फिर इंस्ट्रक्शनल जो बैरियर हैं उनको ध्यान रख करके, फिर जो इंस्टीट्यूशनल बैरियर हैं उनको ध्यान रख करके, इस तरह से जो है हम इन बैरियर को ध्यान रख करके और वो बातों को, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान, अधिगम का पाठ्यक्रम का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, इन सबको ज्ञान रख करके और एप्लीकेशन के लेवल पे इंक्लूसिव सेटिंग में जब हम जाते हैं और 20 बच्चे जब हमारे पास होते हैं तो हम इस तरह से करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि विजुअली है तो आप क्या कर लिए, मेंटली है तो आपको क्या करना पड़ेगा। मेंटली है तो आप, अगर आपके पास अलाउ कर रहा है, अलाउ इन द सेंस आपका मेजरमेंट, आपका गाइडेंस, आपकी काउंसलिंग स्ट्रेटेजी ये बता रही है कि आप इसको इंक्लूसिव सेटिंग में बैठा के पढ़ा सकते हैं तो आप पढ़ाइए। अदरवाइज उसके लिए इंडिविजुअली एजुकेशनल प्लान पे काम करिए, उसके लिए अलग समूह बनाइए, उसके लिए अलग इंस्ट्रक्शनल डिजाइन करिए और उसको शिक्षण दीजिए। ठीक है, इस तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर किया है। या और भी जो फिजिकल बैरियर्स हैं, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। किस बच्चे को कम सुनाई दे रहा है, किसी को ज्यादा सुनाई दे रहा है, तो जिसको कम सुनाई दे रहा है उसको आगे बैठा लीजिए। किसी को लो विजन है, कोई जो है विजुअली इम्पेयर्ड में भी बहुत सारी क्राइटेरिया है, बहुत सारे टाइप्स हैं। लो विजन है और आपको फुली ब्लाइंड है, पार्शली ब्लाइंड है, तो अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ ब्लाइंडनेस यू कैन अरेंज द सिटिंग प्लान। According to degree of the hearing impairment, you can arrange the sitting plan. And ये तो physical barrier को overcome कर लोगे आप। Psychological barrier, according to degree of intelligence, according to level of mental status, you can arrange the class, you can design the instructional objective, you can design the instructional methods, you can design the instructional technology, adaptive technology, जो भी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के लिए एसेसेबल टेक्नोलॉजी है उसको आप कर सकते हो। सोशियो कल्चरल जो बैरियर हैं, जैसे समाज में अवेयरनेस क्रिएट करिए कि वो हमारे ही साथी हैं, उनको साथ बैठाइए, उनको पढ़ाइए, उनके साथ सकारात्मक चर्चा करिए। इस तरह आप इस तरह के जो बैरियर्स हैं उनको आप जो है कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल में वो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करें, फ्लेक्सिबल पॉलिसी को बनाएं, हम कम कर सकें। यानी जो है हम लोग बात कर रहे थे कि जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम एज ए शिक्षक कैसे, ऐसे विशेष शिक्षक एज ए डिसेबल बच्चों को पढ़ाना हो, इंक्लूसिव सेटिंग में पढ़ाना हो, तो व्यक्तिगत विभिन्नता को कैसे ओवरकम करेंगे। तो आज की परिचर्चा में मैं 5 मिनट 7 मिनट और लेके समराइज करता हूं कि आज हमने सीखा कि मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या है, उसका महत्व क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता में किन किन बातों का ज्ञान होना चाहिए,
व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए कौन कौन से कारण हैं? 2 कारण मैंने बताया, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, और उन दोनों का इंटरेक्शन ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन ये दोनों कारण 5 तरह के बैरियर को क्रिएट करते हैं, जिसमें पहला बैरियर मैंने बताया फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, सोशियो कल्चरल बैरियर, इंस्टीट्यूशनल बैरियर। इस तरह से ये 5 जो बैरियर्स हैं उनको, और किन बातों का ज्ञान? आपको व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान होना चाहिए, आपको शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, आपको नवीन तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए, आपको लर्नर के डिफरेंट जो है इंस्ट्रक्शनल एजुकेशनल प्लान का ज्ञान होना चाहिए, असिस्टिव डिवाइस का ज्ञान होना चाहिए। ये इंडिविजुअल डिफरेंस है। अब जब ओवरकम करेंगे आप, तो पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लर्नर। जैसे किसी बच्चे ने बोला है कि जब विशेष शिक्षा में जाएंगे तो बैरियर को आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लर्नर, यानी लर्नर इन द सेंस कि किस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग प्रॉब्लम से बच्चा ग्रसित है, इसकी पहचान करना। फिर सिलेक्शन ऑफ द टीचिंग मेथोडोलॉजी अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द स्टूडेंट्स एंड modification of the curriculum according to the need of the students, according to interest of the students, intelligence of the students। तो इस तरह से आज हमने जाना कि व्यक्तिगत विभिन्नता को विशेष शिक्षा या समावेशी शिक्षा, ध्यान रखिएगा 2 बातें, विशेष शिक्षा की कक्षा अलग होती है और समावेशी शिक्षा की कक्षा अलग होती है। विशेष शिक्षा की कक्षा जब आप व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रख करके कक्षा का वर्गीकरण करेंगे, जैसे आज जो बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल, उसमें आप जाएंगे तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं। लोगों को लगता होगा कि नहीं, वो उनके मेंटल लेवल के हिसाब से डिवाइड करते हैं, उनके आईक्यू के हिसाब से डिवाइड करते हैं। फिर 80 से ऊपर वाला जिसका है उसके लिए अलग टीचर है, 80 से नीचे वाला है उसका उस ग्रुप अलग अलग क्लास, अलग अलग टीचर, अलग अलग इंस्ट्रक्शन। वो कब तक? जब तक एक बच्चा जो लो लेवल का है, किसी एक विद्यार्थी ने 40 बहुत सारे कमेंट आए हैं, मैं जरा एक बार देख लूं। तो जी सर ठीक है। रुचि पाल सर, कुछ बच्चे मानसिक रोगी होने के साथ साथ बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, तो क्या उन्हें भी साथ लेकर चल सकते हैं? बिल्कुल चलना पड़ेगा रुचि पाल, उन बच्चों को साथ लेकर के इंक्लूसिव जब समावेशी कक्षा का निर्माण करेंगे तो चलना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में उस बच्चे के लिए विशेष विद्यालय, विशेष कक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आइडेंटिफिकेशन के द्वारा हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या यह बच्चा सामान्य बच्चों के साथ बैठ करके पढ़ सकता है या नहीं। अगर आपको ज्ञात होगा तो बहुत सारे ऐसे जो है डिसेबिलिटी से ग्रसित लोग हैं जो आज की दुनिया में ऐसे काम करते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, न किया है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, चाहे आप स्टीफन हॉकिंग्स का नाम सुने होंगे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिशियन हैं, जिन्होंने जो है भौतिक के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने टाइम थ्योरी पे काम किया, जीरो पे काम किया, ब्लैक थ्योरी पे काम किया, ब्लैक होल पे काम किया। एक ऐसे डिसेबल्ड निक जॉन है जो कि पूरी तरह से दोनों पैर और हाथ नहीं है, उसके बाद वो वॉलीबॉल खेलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी डिसेबिलिटी से ग्रसित लोगों ने ऐसे काम किए हैं जिसको हम जो है मतलब कहा जाए कि हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो हमें एजम्पशन नहीं बनानी है कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता, हमें मानना है कि ही कैन डू दिस, वह कर सकता है। और इन ऑर्डर टू डू दिस you have to design your instructional strategy, you have to modify, you have to adjust as per the requirement of the students, whether they are belong from any type of disability, चाहे वो किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी से ग्रसित हो। तो रुचि हमें लेके चलना पड़ेगा, उसको साथ में शिक्षक को भले अपनी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी में मॉडिफाई करना पड़ेगा। पवन कुमार यादव सर, क्लास में किस प्रकार से बच्चों को बिठाया जाए? अगर कुछ बच्चे सीखने की प्रक्रिया में तीव्र होती है, कुछ बच्चे देर से सीखते हैं, तो हम किस प्रकार से उनके ग्रुप बना सकते हैं, उनको सीखने में आसानी हो सके। बिल्कुल आपको ग्रुप, जैसे आपको पता चल गया कि क्लास में 10 बच्चे हैं जो
5 ऐसे हैं जो बहुत तीव्र सीखते हैं और 5 जो है बहुत कम सीखते हैं, बहुत धीमे से सीखते हैं। तो जो 5 हैं, या तो आप उनको अलग क्लास में बैठाइए या उनको बोलिए कि जो इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं एक बार तेजी के साथ इंस्ट्रक्शन दे दीजिए और उनको बोलिए कि आप लोग बैठ करके शांत होकर के अपना काम करिए। अब इन इंस्ट्रक्शन को दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूं और उन बच्चों के लिए रिवाइज कर रहा हूं जो धीरे धीरे लिख रहे हैं, जो धीरे धीरे सुन रहे हैं और जो धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो एज ए टीचर यू कैन क्रिएट, यू कैन डिजाइन, यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन इनोवेट, you can develop any kind of strategy, those who can which can overcome the barrier of learning। तो पवन कुमार, इस तरह से हम अपनी कक्षा में डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बहुत तेजी से पढ़ाया, आपकी क्लास में अभी 31 लोग हैं, कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया। तो हमारा तरीका है कि 20 मिनट में ऐसे रखूं कि तेजी के साथ पूरा विषय समाप्त करूं और उसके बाद 10 मिनट रिवाइज करूं उन बच्चों के लिए जो धीमे से सीखते हैं, जिनकी जो स्लो टाइप ऑफ लर्नर हैं। तो इस तरह से आज हमने इन 4-5 विषयों को सीखा। तो आज की परिचर्चा में इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है। शालिनी, अपना वीडियो ऑन करो जरा। शालिनी, हाँ, किसी को कोई प्रश्न पूछना है? यस सर, एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बताइए, बस 2 मिनट और है। हम आप लोग के साथ। हाँ बोलो सर। आपने जो इंडिविजुअल में बताया कि दो कारक होते हैं, एक आनुवंशिकता और एक वातावरण। तो क्या हम सर कोई ऐसा गुण जो आनुवंशिकता से आया है, क्या उसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता है? क्या आनुवंशिकता के कारण जो आया है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, या कहना है? देखो क्या किसने पूछा है? शालिनी ने। किसका प्रश्न है ये? यस सर। हाँ शालिनी, देखो हाँ क्या प्रश्न है, दोबारा जरा करना मुझे से। सर अगर कोई भी गुण जो है आनुवंशिकता के कारण बच्चे में आया है, तो क्या उसको आगे चल के कभी चेंज नहीं किया जा सकता? पढ़ा के बच्चे को कैसे भी करके अगर उसको अच्छा वातावरण मिले तो चेंज हो सकता है क्या? देखो ऐसी बात है कि जब हम वातावरण और वंशानुक्रम का बालक के वृद्धि एवं विकास पे प्रभाव का अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन के बाद निष्कर्ष पर जब पहुंचते हैं तो हम ये कहते हैं कि बालक की वृद्धि या विकास दोनों वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। यानी the development and growth of the child is the result of interaction between heredity and environment। एक लाइन में दोनों का, कुछ सीमा तक हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल होती है और उसके बाद की सीमा के लिए वातावरण। लेकिन आज की परिस्थिति में हेरिडिटी को भी बदला जा सकता है। हेरिडिटी के द्वारा जो डेफिसिट, जो डिफेक्ट हमारे सामने कह लो आता है, जैसे कि फिजिकल, अब किसी का मान लो कोई बच्चा जो है फिजिकली डिसेबल्ड पैदा हुआ, तो वी कैन नॉट चेंज फिजिकली, उसका स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस स्ट्रक्चर में जो बैरियर्स हैं, जैसे फिजिकली उसका मान लो हाथ नहीं है, तो वी कैन प्रोवाइड द डिवाइस और उस डिवाइस के अनुसार प्रोवाइड करके हम लर्निंग को इनहेंस कर रहे हैं, यानी वातावरण क्रिएट कर रहे हैं। तो आज की डेट में हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी से ज्यादा जो है वातावरण प्रभावी है। वातावरण, इवन अब तो हम लोग इस बात पे भी स्वीकार करने लगे हैं कि इन्वायरमेंट कैन चेंज द हेरिडिटी। अभी इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको पता होगा, आप लोग अभी बहुत छोटे बच्चे हैं, कि आज की डेट में इस पे बातचीत चल रही है कि हम जैसी संतान चाहें वैसी संतान पैदा करें, जो बहुत ही इंटेलिजेंसी। जैसे आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि जो फॉरेन में, विश्व में बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है,
अमेरिकन जो है MIT है, इस तरह की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जो नोबेल लॉरेट है 50-50 100-100 हैं। तो एक साइकोलॉजिस्ट लिखते हैं, एजुकेशनिस्ट लिखते हैं कि क्यों ना इन नोबेल लॉरेट के जो स्पर्म हैं और जो वहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनका जो है फर्टिलाइज करा करके एक ऐसी जनरेशन पैदा किया जाए जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। दैट मीन्स कि हम उस दिशा में काम कर रहे हैं कि हम हेरिडिटी को बदल दें। समझ रही हो शालिनी? सर बायो में, हाँ यस सर, बायो था कि एक बैंकिंग करके कुछ होता है जिसमें हम लोग जो लोग अच्छे होते हैं उनके क्रोमोसोम्स वगैरह को इकट्ठा करके आगे जो पीढ़ी आने वाली है उनमें उनको ट्रांसफर करके भावी पीढ़ी बना सकते हैं। अच्छा मतलब कि जैसे काफी लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनको उनके वो एकत्रित करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो बात समझ में आई। तो ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट बहुत हद तक हेरिडिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे मैंने कहा ना, हेरिडिटी, अब मान लो कोई एक गरीब बच्चा है, अब हेरिडिटी में इन्वायरमेंट प्रभावित हो रहा है। इसलिए प्रभावित हो रहा है, तुम आप लोग सुने भी होंगे कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो म्यूजिक सुनना चाहिए, आध्यात्मिक गाने सुनने चाहिए, ताकि बच्चे पे अच्छा प्रभाव पड़े, अच्छा पीसफुल इन्वायरमेंट दिया जाए। हम हेरिडिटी, बच्चा जो पेट के अंदर है उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ड्यू टू इन्वायरमेंट, वातावरण के कारण। इसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं कि बच्चा हेल्दी हो, यानी फिजिकल उसका डेवलपमेंट हो। न्यूट्रिशन आपको पता है, जिसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो डिफिशियंसी पैदा हो जाती है, बच्चे किसी तरह से जो है कई प्रकार की डिसेबिलिटी से ग्रसित हो जाते हैं। तो इन्वायरमेंट काफी हद तक हेरिडिटी को चेंज कर रहा है और हम उस दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं। तो शालिनी का वीडियो जो है सही नहीं आ रहा था, मैं सामने से सोच रहा था इंटरेक्शन करने के लिए। तो ये हो गया। चलिए आज की क्लास में, और मैं जो लोग 29-30 लोग हैं, मैं सोच रहा हूँ एक 2-2 4-4 लोग 1-1 मिनट में थोड़ा सा अपना चेहरा मुझे दिखाएं, बात करें। चेहरा दिखाने का मतलब बात करें मुझसे।